तुम्हारी हर तकलीफ़ों का मैं एक मुकम्मल जवाब हूँ। कभी फुर्सत मिले तो मुझे पढ़ना, मैं भारत का संविधान हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद गौतम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट एजुकेशन में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग 1 के बारे में। इसके पहले एपिसोड में हमने बताया था कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना किन किन शब्दों को वर्णित करती है, व्याख्या करती है, किन किन शब्दों की व्याख्या करती है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको हमने सब पिछली वीडियो में कवर किया था। जिन्होंने अभी तक पिछली वीडियो यानी फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा है, उसके लिए हम लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाकर के पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है आप सभी के लिए। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भारतीय संविधान बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो आज हम बात करते हैं भारतीय संविधान के पहले थोड़ा सा उसका परिचय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था, जिसे बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन लगे थे। इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसके कुछ अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया था और जितने शेष अनुच्छेद रह गए थे उन सबको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान में 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, जो कि बीच बीच में संशोधन होते रहे और उनमें संख्या बढ़ती गई है। तो पहले हम भाग 1 के बारे में बात करेंगे। भाग 1 है, भाग 1 में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, अनुच्छेद 1 से 4 तक भाग 1 में आता है। तो पहले हम अनुच्छेद 1 देखेंगे, 1 से लगा करके 4 देखेंगे और जितने भी इसमें क्वेश्चन बनेंगे उनको हम कवर करेंगे। तो अनुच्छेद 1 के बारे में देखते हैं पहले हम। अनुच्छेद 1 है, भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारतीय जो राज्य हैं वो क्या है, एक प्रकार के संघ है, यूनियन है। यूनियन का मतलब होता है कि जो आसानी से टूटे ना। वहीं पर एक चीज और होती है जिसे हम फेडरल बोलते हैं, परिसंघ बोलते हैं। परिसंघ को हम आसानी से तोड़ सकते हैं, जबकि यूनियन को तोड़ने में बहुत कठिनाई आती है। यानी सीधी भाषा में कहें तो संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों का संघ है, लेकिन संघ को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है। जब भी कभी किसी राज्य से संबंधित कोई परिवर्तन होता है, जैसे कि एक राज्य से दूसरे राज्य का अलग होना या किसी राज्य की सीमा क्षेत्र में परिवर्तन होना, तो उसमें तय है कि अनुच्छेद 1 में संशोधन जरूर होगा। सभी राज्यों का वर्णन अनुच्छेद 1 में होता है, ये तो सभी जानते हैं। जिनको नहीं पता है तो ये भी बिल्कुल अपनी गांठ बांध लें कि अनुच्छेद 1 में संविधान संशोधन कब होगा, जब किसी राज्य को दूसरे राज्य से अलग किया जाए या उसका नाम बदला जाए या फिर उसकी सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन हो, तो अनुच्छेद 1 में परिवर्तन जरूर होगा, संशोधन जरूर होगा। इसमें 3 प्रकार के क्षेत्र आते हैं, राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, अर्जित क्षेत्र है। इनको हम बारी बारी से देखते हैं कि राज्य क्या है और केंद्र शासित प्रदेश क्या है और अर्जित क्षेत्र क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य की। राज्य का मतलब होता है कि जिसमें एक मुख्यमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, यानी इसमें सीधी राज्य की भागीदारी होती है। जबकि केंद्र शासित प्रदेश में इसमें राज्य अलग से, इसमें मुख्यमंत्री नहीं होता है, यहाँ पर सीधा केंद्र का शासन चलता है। वहीं पर अर्जित क्षेत्र, अर्जित क्षेत्र क्या होता है, अर्जित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसे हम सुरक्षा देकर, स्वतंत्र कराकर या फिर किसी युद्ध में जीतकर उस क्षेत्र को शामिल अपने क्षेत्र में कर लेते हैं, तो वो होता है अर्जित क्षेत्र।
इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी भी विदेशी राज्य को भारतीय राज्य में मिला सकती है। याद रखना कि अनुच्छेद 1 में तो है भारतीय राज्यों का संघ होगा, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या है, संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर किसी भी विदेशी राज्य को अपने भारतीय राज्य में मिला सकती है। उदाहरण के लिए देखते हैं कि सिक्किम को 16 मई 1975 को शामिल किया गया था, ठीक है। यानी बाहरी क्षेत्र को अगर हम अपने भारतीय राज्य में मिलाएं तो वो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत होगा। और ये कौन कर सकता है, किसके लिए इसकी पावर है, तो वो है संसद, ठीक है। यानी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर होता है ये। राष्ट्रपति को पहले से सूचित किया जाता है कि हम ये काम करने जा रहे हैं और राष्ट्रपति इसके लिए बाध्य होता है कि वो इस पर साइन करेगा। इसके बाद अनुच्छेद 3 है। अनुच्छेद 3 क्या है, इसके अंतर्गत संसद राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या सूचना पर किसी भी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में क्या है कि संसद राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर अनुमति पर किसी विदेशी क्षेत्र को अपने भारतीय क्षेत्र में मिला सकती है। जबकि अनुच्छेद 3 में संसद राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर किसी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। उदाहरण के लिए देखते हैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को अलग हो गया था। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। वहीं पर बिहार से झारखंड ये हुआ था 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में। तो ये हैं अनुच्छेद 3 के उदाहरण कि कैसे इनके क्षेत्र या सीमा में परिवर्तन हुआ है। अब देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या है, अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के द्वारा किए जाने वाले संशोधन को अनुच्छेद 368 से बाहर रखा गया है। अब हम देखते हैं कि 368 क्या है यहाँ पर। तो 368 के बारे में पहले हम थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं कि जो भी अनुच्छेद 368 से संविधान में संशोधन होता है तो पहले एक विधेयक पास होता है और वह विधेयक या तो पहले राज्यसभा में जाएगा या फिर लोकसभा में जाएगा। तो पहले लोकसभा में जाएगा तो फिर इसके बाद राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में पास होने के बाद फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति जब उस पर साइन कर देते हैं तब वो अधिनियम बन सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उस पर साइन नहीं करेगा और वो वहीं पर निरस्त हो जाएगा, तो वो विधेयक ही बनकर रह जाएगा लेकिन उसमें संविधान में संशोधन नहीं होगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को 368 से बाहर रखा गया है। यानी यहाँ पर हमें संसद में पेश करने की जरूरत नहीं होती है, सीधी संसद यहाँ पर 50% के बहुमत से ही इसमें संशोधन कर सकती है। साधारण बहुमत होता है 50%, तो उससे इसमें संशोधन कर सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है। यानी राष्ट्रपति अब इसमें ये मना नहीं कर सकते कि हम इस पर साइन नहीं करेंगे और ये विधेयक ही बनकर रह जाएगा। लेकिन ये विधेयक नहीं, यहाँ पर इसमें पहले ही बताया गया था कि अनुच्छेद 2 और 3 में कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति और सूचना पर, ठीक है। यहाँ पर इसी प्रकार से अनुच्छेद 2 में भी है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 4 में बताया गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के अनुसार जो संशोधन होगा उसे 368 से बाहर रखा गया है। यानी केवल 50% बहुमत से या साधारण बहुमत से अनुच्छेद 2 और 3 में संशोधन कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति हस्ताक्षर के लिए बाध्य होता है। अब हम इसके बाद देखते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनेंगे, उनको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में हमने बताया था कि 22 भाग थे, लेकिन वर्तमान में भागों की बात की जाए तो वर्तमान में अभी 25 भाग हो चुके हैं। कितने भाग हो चुके हैं? 25 भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? अभी हमने इसके पहले बताया था कि मूल संविधान में कितने भाग थे, कितनी अनुसूचियां थीं, कितने अनुच्छेद थे। तो यहाँ पर हमने बताया कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं, तो यहाँ पर मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। तो क्वेश्चन में पूछा है मूल संविधान की, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8 अनुसूचियां मूल संविधान में थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी राज्य की सीमा, नाम या क्षेत्र में परिवर्तन करने पर कौन से अनुच्छेद में परिवर्तन होगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। तो यहाँ पर परिवर्तन यानी संशोधन होगा, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। अभी हमने पहले इसके पहले बताया था कि किसी भी राज्य की सीमा, नाम या क्षेत्र में परिवर्तन जब भी होता है, जैसे अगर हम उत्तर प्रदेश का नाम आर्यावर्त रख दें, तो अनुच्छेद 1 में सभी राज्यों का नाम लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है? तो वहाँ पर अनुच्छेद 1 में हमें संशोधन करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश की जगह पर हम आर्यावर्त लिखेंगे। तो सीधी सी बात है कि अनुच्छेद 1 में संशोधन होगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह क्षेत्र जिसे स्वतंत्र कराकर शामिल किया गया हो। ऑप्शन नंबर ए है राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, अर्जित क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो वह क्षेत्र जिसे स्वतंत्र कराकर शामिल किया गया हो, तो उसे हम कहते हैं अर्जित क्षेत्र। क्या कहते हैं? अर्जित क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्जित क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन अधिक मजबूत है? इनमें से कौन अधिक मजबूत है? ऑप्शन है संघ, परिसंघ, फेडरल या इनमें से कोई नहीं। तो मजबूत की बात की जाए तो इसमें हमने बताया था कि यूनियन जो होती है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, इसे आसानी से खंडित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन इसके बारे में, और ऐसे ही हम अगले एपिसोड में मिलेंगे अगले भाग के साथ, जिसमें हम बताएंगे नागरिकता, और नागरिकता से संबंधित 5 से 11 अनुच्छेद जो होते हैं उनके बारे में हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया आप वीडियो को लाइक करें, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और जिनको नहीं समझ में आया है तो वीडियो को वो एक बार फिर से देखें, लेकिन इतना विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि आपको एक बार 2 बार देखने पर ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। इतनी डिटेल से कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चैनल होते हैं जो कोचिंग वाले, वो इनको सब ऊपर से बता देते हैं कि संविधान में भाग 1 है, भाग 1 में बताया गया कि संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, बस यहाँ से इसको आगे निकाल देते हैं ऊपर ऊपर, लेकिन इतनी गहराई से कोई नहीं बताएगा। तो यहाँ पर हम एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और जैसे कि पिछली वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, इसमें भी बताया है। जिनको अभी भी समझ नहीं आया है कृपया एक बार वीडियो को फिर से देखें, और ये यकीन दिलाता हूँ कि बिल्कुल समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।